हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2, जो कि सिविल ब्रांच फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना। साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको 11th में भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स 2 में पहला यूनिट का ये आगे का पोर्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं उन तक वीडियो पहुंचा दें ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में अंतर स्पष्ट आना चाहिए। क्या है पीरियोडिक मोशन, क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन कहता है मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कहता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो मोशन रिपीट करता हो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप लोग डेली कॉलेज जाते हैं या जो स्कूल जाते हैं, तो डेली अपने एक निश्चित समय के बाद 9 बजे 9:30 बजे स्कूल जाते हैं। वहाँ हर पीरियड होता है, पीरियड होने के बाद छुट्टी होता है, लंच होता है, छुट्टी होता है, तब फिर उसी रास्ते से घर आते हैं। घर आने के बाद फिर से आप नाश्ता करते हैं, होमवर्क बनाते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग में वही प्रक्रिया चलते रहता है। तो हर 24 घंटे के अंतराल के बाद आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं। इस मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो गति को दोहराता है, मोशन को रिपीट करता है, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ अर्थ है ना, दिन रात का होना, ये भी पीरियोडिक मोशन है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिन होता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद रात होता है, तो पीरियोडिक मोशन है। वार्षिक गति पूरा करना अर्थ का किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। जैसे 365 पूर्णांक 1/4 दिन लेता है पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में, उसी को क्या कहते हैं, एक ईयर है ना। एक साल में 365 पूर्णांक 1/4 दिन होता है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन नाम देंगे। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। कहता है मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम अबाउट ए फिक्स्ड मीन पोजीशन। कहता है एक मध्य बिंदु के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है ना, एक मीन पोजीशन के अबाउट जो मोशन करता है उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे देखिए पीरियोडिक मोशन में क्या है कि कोई मीन पोजीशन नहीं है, कोई माध्य बिंदु नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में कह रहा है एक मीन पोजीशन के अबाउट है ना, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट इट्स मीन पोजीशन है ना, एक माध्य बिंदु के अबाउट। जैसे मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम इस तरह से होता है ना, इसका जो मोशन है क्या यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और ये मोशन इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा, है ना। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। कहता है जितने भी ऑसिलेटरी हैं पीरियोडिक कहलाएंगे, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहलाएंगे। तो दोनों में यही अंतर है, क्योंकि देखिए इसमें बस यही अंतर है कि सारा चीज़ डेफिनेशन वही लिखा हुआ, लेकिन इसमें इट्स मीन पोजीशन मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग। जैसे सिंपल पेंडुलम या घड़ी का लोलक, ये सभी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या अंतर है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। SHM क्या है, कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का ये भी एग्जाम्पल, लेकिन कह रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए वाइब्रेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसमें कह रहा जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का सीधा समानुपाती होगा, यानी विस्थापन का। तो देखिए कैसे, जब डिस्प्लेसमेंट का हम लोग इक्वेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन निकालेंगे, तब वहाँ पे कंफर्म होगा कि इस तरह से एक्सेलरेशन जो है सीधा समानुपाती है। तो एक हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, दूसरा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, अब पढ़ना सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तीनों में अंतर क्या पाया हमने कि उसमें इसमें बताया गया कि मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसमें बताया गया कि मोशन रिपीट करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो हो गया ऑसिलेटरी मोशन। इसमें कह रहा है कि वाइब्रेटरी मोशन ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन ही है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के सीधा समानुपाती है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, है ना। क्या बोला, फिर से पढ़िए। मोशन इज ए वाइब्रेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। यही चीज़ ना है,
हमेशा बॉडी भले इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, लेकिन एक्सेलरेटेड तो मीन पोजीशन फिक्से पॉइंट के ना अबाउट होगा। तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। A simple harmonic motion may be defined as a projection of a uniform circular motion on a diameter of circle or any other line in a plane of circle। दूसरे भाषा में और दूसरे ढंग से देखिए डिफाइन किया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन को। क्या कहता? प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ही क्या है भाई? तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है ना, किसके अबाउट? तो ऑन ए डायमीटर ऑफ सर्कल और एनी अदर लाइन। तो सर्कल के डायमीटर पे किसका प्रोजेक्शन? तो जो सर्कुलर पाथ कर रहा है ऑब्जेक्ट उसका। देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो मान लिया कि कोई पार्टिकल पी है, मान लिया कि पार्टिकल कोई पी है जो यहाँ से चलना शुरू किया है ना, पॉइंट ए पे गया, पॉइंट बी पे गया, पॉइंट सी पे गया, है ना, पॉइंट डी पे गया, पॉइंट ई पे गया, पॉइंट एफ पे गया, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इस पॉइंट पे जा रहा है। तो अगर इसका प्रोजेक्शन कहाँ बोला गया? तो डायमीटर के अकॉर्डिंग। पार्टिकल देखिए मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ पे, लेकिन इसका प्रोजेक्शन की बात की रहे तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा डायमीटर पे, इस पॉइंट का यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। उसी तरह से जैसे ही इधर पार करेगा तब प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। देखिए इस पॉइंट का यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ? तो यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका है। फिर अगर इधर मूव करना शुरू किया तो इसका इधर, इसका प्रोजेक्शन 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 इधर, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन इधर, इस प्रोजेक्ट। तो हमने क्या देखा कि पार्टिकल मूव कर रहा ये सर्कुलर पाथ पे, इसका प्रोजेक्शन कैसे मूव कर रहा? तो एक बार यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से यानी ओ से बाई की ओर, फिर बाई से ओ की ओर, फिर ओ से बाई डैश की ओर और बाई डैश से ओ की ओर। यानी पार्टिकल मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पे और इसका प्रोजेक्शन मूव कर रहा है इस डायमीटर के अबाउट। डायमीटर का ये जो सेंटर है वो मीन पोजीशन की तरह काम करता है। यहाँ से अप, फिर यहाँ से मीन पोजीशन के पास, ऑरिजिन के पास, फिर यहाँ से डाउन, फिर मीन पोजीशन, फिर अप। तो पार्टिकल मूव कर रहा सर्कुलर मोशन पे और इसका प्रोजेक्शन मूव कर रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मेरे हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया होगा समझ में। देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे इस तरह से, और इसका प्रोजेक्शन अगर हम खींचे इस डायमीटर के अबाउट तो प्रोजेक्शन इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, अप डाउन, है ना। ये है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो डिफाइंड किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर ऑफ सर्कल और एनी अदर लाइन इन ए प्लेन ऑफ सर्कल। ये सवाल एसवीटी बोर्ड में पहले बहुत पूछा जाता था कि इसको साबित कीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है प्रोजेक्शन है किसका? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो मान लेते थे कि कोई पार्टिकल एन है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन खींच रहे हैं जब हम लोग डायमीटर के अकॉर्डेंस यानी डायमीटर के ऊपर, तो इसका प्रोजेक्शन आ रहा है एक बार ऊपर की ओर जा रहा था। कैसे? देखिए जब यहाँ पे था पार्टिकल तो इधर, यहाँ था तो इधर, यहाँ था तो इधर, यहाँ था। अगर इधर से इधर मूव करने के दरमियान पार्टिकल कहाँ गया? अपवर्ड। वहीं जब इधर से इधर आया तब पार्टिकल का प्रोजेक्शन कैसे हो गया? नीचे की ओर, है ना। फिर इधर से इधर आया तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से और डाउनवर्ड आया। लेकिन जैसे ही इधर गया तो पार्टिकल का पोजीशन फिर मीन पोजीशन की ओर जाना शुरू कर दिया। तो पार्टिकल मूव कर रहा आपका, एक मिनट, पार्टिकल मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पे और इसका प्रोजेक्शन कैसे मूव कर? एक बार अपवर्ड, फिर ओ की ओर, फिर बाई डैश की ओर, फिर ओ की ओर, फिर बाई की ओर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आता था कि साबित कीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है प्रोजेक्शन है किसका? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब आता है बारी डिस्प्लेसमेंट का, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है या हम लोग डिस्प्लेसमेंट
कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किसका फाइंड आउट करेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन क्या कर रहा है, एन, पार्टिकल एन, पार्टिकल मान लिया कि पी यहाँ, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये तो सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल है ना, अप डाउन। यानी पार्टिकल एन का जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो किसका, पार्टिकल एन का, ये पार्टिकल एन का ही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, तो इस मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से ये बाई दूरी चला है, कितना दूरी, बाई दूरी चला, तो इसी बाई का मान निकालेंगे। बहुत आसान है। देखिए मान लिया कि ये कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल। तो ये लाइन इसके यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए किस पे, तो डायमीटर ओ बाई पे, यहाँ ओ ले लीजिए, यहाँ बाई ले लीजिए, यहाँ पार्टिकल पी ले लीजिए। तो ओ बाई पे परपेंडिकुलर खींच दिया गया, कहाँ से, एक मिनट, इस पॉइंट पार्टिकल पी से ओ बाई पे क्या खींच दिए, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये ओ एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये मेरा ओ एन नहीं एन पी, सॉरी एन पी परपेंडिकुलर हो गया, ओ मेरा ऑरिजिन है। अब क्या करेंगे, हमको चूंकि बाई का मान निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा है, तो देखिए ये लाइन एन पी किसके पैरेलल है, ओ एक्स के, है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ई थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल ओ एन पी में, इन ट्रायंगल ओ एन पी में क्या लगा देंगे, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये बन गया हाइपोटेनस बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये बन गया आपका हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लगा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन बन गया था, ओ बाई ओ एन, तो ओ एन का वैल्यू है बाई, और हाइपोटेनस कौन हो गया, ओ पी। ओ पी का मान क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये देखिए आ रही है ना ओ पी का मान। तो क्या हो गया, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मान, यानी पार्टिकल ऑरिजिन से यानी मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, तो ये इतने डिस्प्लेसमेंट पे, यही डिस्प्लेसमेंट का मान निकला सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस पार्टिकल एन का। क्योंकि पार्टिकल ये जो है ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल पी यहाँ से यहाँ तक, हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, पार्टिकल एन। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट का मान। अब चूंकि देखिए क्या जानते हैं, थीटा बराबर क्या, एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो अभी निकाले हैं बाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और बाई इक्वल टू आर साइन थीटा का जगह पे ओमेगा इंटू टी। तो ये लिख सकते हैं बाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा इंटू टी। तो सारा चीज़ जो मैंने समझाया पूरा का पूरा आपका ये नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे तरीक़े से कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से वही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट जो अभी मैंने बताया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मेरे नोट्स का है। देखिए फाइनल रिजल्ट बाई इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। आगे देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। तो एम्पलीट्यूड कहता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई वेव। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या, तो ये अगर हम सिनुसॉइडल वेव की बात करें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ये। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना कवर करेगा देखिएगा, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बाई कितना हो सकता है, तो इस पॉइंट तक का, यानी ये ऑरिजिन से ओ से लेकर के इस पॉइंट तक का, यानी क्या है ये सर्कल का अगर देखें तो क्या हो जाएगा, रेडियस, ये ना रेडियस इसके बराबर, ये क्या है रेडियस के बराबर। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर आर हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो चूंकि रेडियस को मीटर मेजर करते हैं इसलिए एम्पलीट्यूड का भी यूनिट मीटर ही होगा। देखिए यहाँ इसका डिफिनीशन, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूरी, जितना दूरी तय करता है उसको उसका आयाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। चलिए हम लोग देख रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था पार्टिकल उसका
एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इस पार्टिकल का निकालने जा रहे हैं, इस पार्टिकल का, एन का, ना कि पी का, लेकिन निकालेंगे पी के सहायता से ही, यानी सिंपल जो भी बात होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एन पार्टिकल का ही होगा, क्योंकि पी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब पार्टिकल एन SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे इसके सहायता से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता एक्सेलरेशन का डिफिनीशन, देखिए कहता है एक्सेलरेशन कंसिडर ए पार्टिकल पी ऑफ मास एम मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मान लिया कि कोई पार्टिकल पी है जो एम मास का है, सर्कुलर रेडियस आर वाले सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। पार्टिकल पी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कल। तो सर्कल के अलोंग जब मूव कर रहा है पार्टिकल तो निश्चित है कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी लगता है तो कैसे लगता है, मान लिया कि पार्टिकल पी मूव कर रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी लगता है तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरह से, है ना, इधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मान कितना होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान पहले बताए होंगे सर्कुलर मोशन में, m इंटू v²/r। अब इसे अब ये क्या है भी, तो लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में संबंध होता है। ओमेगा v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा। तो जहाँ v लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, है ना, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू मास r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड r से r काट दीजिए, तो कितना आ गया फोर्स का मान, mr ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देखिए मास से भागा दे दिया गया है, mr ओमेगा स्क्वायर में मास से भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये पार्टिकल p का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। तो r ओमेगा स्क्वायर, तो कौन सा एक्सेलरेशन निकला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिएगा ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है टुवर्ड्स द रेडियस अलोंग द सेंटर, इस फिगर में आइए अच्छा समझाते हैं। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है आपका इधर लगेगा हमेशा टुवर्ड्स द रेडियस अलोंग द सेंटर। ये जो पार्टिकल हमारा जा रहा था इस तरह से मोशन कर रहा है ना, इसका इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कितना लगा, mv²/r। इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो r ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसका एक्सेलरेशन कितना है, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही आया था ना, देख लीजिए, हाँ r इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका जो हमको तो पार्टिकल इसका एक्सेलरेशन चाहिए, अभी निकालें कि इसका इस पार्टिकल का, हमको n का चाहिए एक्सेलरेशन। तो अभी हम बता रहे हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस लग रहा है, तो निश्चित है कि इसका हमें कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट निकाल दीजिए, है ना। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा अभी बताया, ये पैरेलल होता है तो ये इसको ट्रांसवर्सल कट रहा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर हम इस ट्रायंगल में चले, इस ट्रायंगल में ही चले तो लगाइए, जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ क्या लगता है, कॉस थीटा। तो इसके साथ इसका कंपोनेंट r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो इस पार्टिकल के लिए जो बाई के अलोंग कंपोनेंट होगा वही कंपोनेंट इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में काम देगा। तो r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन निकालने में नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे, r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि r इसका जो अभी हम निकाले r ओमेगा स्क्वायर, इसका कौन सा कंपोनेंट, तो बाई के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, तो बाई के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आया, ये, यानी r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, इसी से हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। चलिए देखिए, तो हम बता रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट। अब बाई कंपोनेंट कितना था, r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, है ना। देखिए नाउ एक्सेलरेशन ऑफ n इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ r ओमेगा स्क्वायर ऑफ अलोंग बाई, है ना। देखिए यहाँ पे अलोंग बाई। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ले लिए कितना था, तो माइनस
आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा माइनस साइन क्यों लिए, तो माइनस नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि यहाँ फिगर से समझिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए इधर हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट बॉडी जरूर इधर जाएगा मीन पोजीशन, लेकिन हमेशा एक्सेलरेटेड सेंटर की ओर ही होगा, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम इसमें भी बात करें लोलक में भी, तो लोलक में इधर डिस्प्लेस जरूर करता है ऑब्जेक्ट, लेकिन हमेशा एक्सेलरेटेड मीन पोजीशन की ओर ही होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए, निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन क्यों लिए, क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, इसको थोड़ा मिटा लीजिए। नाउ द राइट एंगल ट्रायंगल ONP में चल लीजिए, साइन थीटा निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या, ONP, ये O है, ये N है, IP। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, लिख लीजिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनस, यानी बाई बराबर आर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, अब इसका मान पुट कर दीजिए साइन थीटा का मान। तो देखिए क्या लिखा हुआ था, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा का मान आ गया बाई बटे आर पुट कर दीजिए। यहाँ से एक आर कट गया तो क्या आ गया एक्सेलरेशन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई। देखिए आ गया ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कहता था एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का समानुपाती, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए कह सकते हैं कि दिस मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे जो पकड़ने का मेन बात यही है कि एक्सेलरेशन जो होगा किसके समानुपाती, डिस्प्लेसमेंट का। ये निगेटिव साइन क्या सोच करता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होगा, यानी निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर डिस्प्लेस करेगा मीन पोजीशन से, ये इधर है ना, अगर ये फिक्स किए हुए लोलक को तो, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है कई बार SVT बोर्ड में पूछा गया है, कई बार कंपटीशन रेलवे ग्रुप डी और ASM बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। और भी आइए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, ये माइनस लगाना जरूरी है, माइनस नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कहीं कहीं इसी ऑब्जेक्शन को चार तरह दे देगा, ओमेगा स्क्वायर बाई प्लस में करके एगो दे देगा, दूसरा दे देगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, तीसरा दे देगा आपका बाई स्क्वायर ओमेगा माइनस में करके। तो कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए चार ऑप्शन किसी तरह से दे सकता, लेकिन जो कन्फर्म है वो ये है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए इसमें आगे इसका एप्लीकेशन है थोड़ा सा, कहता है एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई, है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, तो बाई का मान 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का मान मीन पोजीशन पे 0, है ना। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे बाई कितना हो जाएगा, आर के बराबर। कैसे, तो देखिए यहाँ फिगर में एक्सट्रीम पोजीशन ही ना है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ये है, तो बाई किसके बराबर, रेडियस के बराबर, या तो अपवर्ड एक्सट्रीम जाए या डाउनवर्ड एक्सट्रीम, तो बाई किसके बराबर, आर के बराबर। तो जब बाई आर के बराबर यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर आर पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा मैक्सिमम होगा, है ना। एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, और ए मैक्स कितना देगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का, ठीक है। बाई की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई था, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब कहता है एन और भी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कहता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाई अ बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना बार बॉडी वाइब्रेट करता है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाई बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना बार बॉडी वाइब्रेट करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं, नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड के अपोजिट को कहते हैं, यानी टाइम पीरियड इक्वल टू 1/n या n इक्वल टू 1/t, है ना। तो v इक्वल टू 1/2, स्मॉल v से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी बात होगा इस पार्टिकल एन के लिए, क्योंकि ये पार्टिकल पी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक कौन कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नीचे और फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, है ना। तो इस पार्टिकल एन का हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो हम लोग देख रहे थे वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ध्यान दीजिएगा, आप वेलोसिटी किसका निकालेंगे, इस पार्टिकल एन का, है ना, इस एन का, ना कि पी का। पी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, एन कर रहा है मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओ से बाई, बाई से ओ और ओ से बाई डैश। तो इस पार्टिकल का हमको निकालना है वेलोसिटी। चलिए देखिए इसको डिफाइन करते हैं, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी अलोंग द डायमीटर। यानी डायमीटर के अलोंग जो ई पार्टिकल यानी पी पार्टिकल का जो कंपोनेंट होगा वही इसका इसी से हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, ऑफ द पार्टिकल पी अलोंग द डायमीटर बाई ओ बाई डैश। ये द वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस पार्टिकल इज वी, है ना। मान लिया कि रेफरेंस पार्टिकल क्या था मेरा पी, और उसका वेलोसिटी भी मान लिया, यही ना मेरा डिफरेंस पार्टिकल है, इसी से हम इसका निकालते हैं। तो इसका वेलोसिटी भी मान लिया, तो देखिए वी वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है ना। तो इसका दो कंपोनेंट, एक ये देखिए कंपोनेंट निकल गया और दूसरा ये कंपोनेंट था। ये वाला कंपोनेंट है वी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट है वी साइन थीटा। तो क्या बताए कि इसके अलोंग, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आ रहा है, वी कॉस थीटा, यानी वी कॉस थीटा से ही हम इस पार्टिकल एन का वेलोसिटी निकालेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इस पार्टिकल एन का, है ना। कौन सा कंपोनेंट, वी कॉस थीटा। तो देखिए इट्स कंपोनेंट अलोंग बाई बाई डैश विल बी वी कॉस थीटा। तो बाई ये है और बाई डैश ये है, तो बाई बाई डैश के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन है, वी कॉस थीटा। क्या वी साइन थीटा लेंगे, नहीं, वी साइन थीटा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐसे है, इस कंपोनेंट में है, एंड ये पार्टिकल तो एग्जीक्यूट कर रहा है ऐसे, है ना, अप डाउन, तो इस कंपोनेंट को क्यों लेंगे। तो इसका चलिए आगे देखते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एन क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, वी बराबर आर इंटू ओमेगा, रिलेशन बिटवीन वी बराबर आर इंटू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन से, तो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, बात तो वही है लेकिन इसको बैठा दिया गया, है ना। कैसे, तो अंडर रूट कॉस थीटा को अगर हम ऐसा लिख दें अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा पर रूट का मतलब कितना पावर, हाफ पावर, कट जाएगा तो कॉस थीटा में बचेगा। अब लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिए। अब साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, एन बटे ओ पी बाई बटे आर, पहले भी निकाल चुके हैं कई बार। साइन थीटा का मान क्या होता है, बाई बटे आर, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, इस ये वाला फिगर से या उस फिगर से भी निकाल सकते हैं हम। साइन थीटा बराबर, देखिए ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बराबर लगाते थे तो क्या आता था, बाई बटे आर। देखिए इस फिगर में भी वही चीज़ है, हाँ, बाई यहाँ है, आर यहाँ है और थीटा यहाँ बन रहा है, तो वही चीज़ आएगा। ये फिगर हालांकि छोटा है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे बाई बटे आर, अब स्क्वायर है तो कैलकुलेट कर दिया, तो आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे आर, अब क्या किया, इसको कैलकुलेट कर दिया। देखिए यहाँ आर स्क्वायर था, रूट से बाहर निकलेगा तो आर, ये आर से आर कट गया, तो वेलोसिटी वी बराबर क्या आ गया, ओमेगा इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है ना। यानी कि ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल एन का वेलोसिटी का इक्वेशन। क्या आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन, v इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए सिंस आर एंड ओमेगा आर कांस्टेंट क्वांटिटीज द वेलोसिटी ऑफ एन विल डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट ओनली।
आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो निर्भर किस पे करता है वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट बाई पे। तो बाई जहाँ जीरो हो जाएगा, सोचिए, तो बाई जीरो हो जाएगा, तो बाई जीरो कहाँ हो जाएगा, मीन पोजीशन पे, है ना। बाई जीरो कहाँ आएगा, यही था ना मेरा बाई, देखिए हम बनाते हैं, बाई यही था ना यहाँ से पार्टिकल एन का, ये बाई जीरो कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे। तो जब बाई जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी का मान कितना देगा, आर इंटू ओमेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आर स्क्वायर आएगा, आर बन जाएगा आर भी बराबर आर इंटू ओमेगा, आ गया ना। तो ये चीज़ है। आगे देखिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। और तो यही चीज़ बताया है ना, बाई इक्वल टू जीरो, कहाँ वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, तो एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या देगा, मैक्सिमम, है ना, कितना वी मैक्स यानी आर ओमेगा स्क्वायर, यानी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बाई कितना हो जाएगा, आर के बराबर, और फार्मूला क्या है, वी बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब बाई जब आर के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो जीरो। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल, उसका वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम, दैट मीन्स जीरो। तो दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन कौन, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या देगा, इस पार्टिकल एन का, ध्यान दीजिएगा, इस पार्टिकल एन का यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या देगा, जीरो, और यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या देगा, जीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या देगा, मैक्सिमम, तो कितना, आर इंटू ओमेगा के बराबर। अभी निकाल के दिखाया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट मेथड, वेलोसिटी निकालने का दूसरा और मेथड है। देखिए बहुत आसान है ना, इसको क्या, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब v इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब क्या था, बाई बराबर आर साइन ओमेगा टी, बाई बराबर क्या था, डिस्प्लेसमेंट आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी को लगा दिया डी वाई डी टी, है ना, डी वी बाई डी टी या डी वाई डी टी कर दिया, है ना। तो क्या आ जाएगा, आर साइन ओमेगा टी को आप कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया था आर ओमेगा, चूँकि वेरिएबल है आर साइड हो गया, यहाँ वेरिएबल ओमेगा तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता, कॉस ओमेगा टी, बाकी फिर देखिए वही चीज़ आ गया सारा चीज़, है ना। तो इसको कर लीजिएगा, इसको आप, फिर तो वही चीज़ आ गया जो पहले वाला था, है ना, कॉस ओमेगा टी आया, बस इसमें बस यही अंतर है कि डिफ्रेंशिएशन मेथड से निकाला है, बाकी सारा चीज़ वही है। नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग चलते हैं, टाइम पीरियड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड क्या है, तो कहता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड एंड इज डिनोटेड बाई टी। कहता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड बाई ए पार्टिकल पी इज सेम एज द पार्टिकल एन टेक्स टू मूव फ्रॉम ओ टू पी डैश और पी डैश टू पी डैश। कहता है देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना समय में, है ना, जितना टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से चल कर के यहाँ पहुँचेगा, उतने समय में ये पार्टिकल एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अब फिर नीचे जाएगा, अब फिर ऊपर आएगा, यही इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो पार्टिकल पी को सर्कुलर मोशन करने में जितना समय लगेगा, वहीं पार्टिकल एन को उतना ही SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने में लगेगा। तो देखिए यही है मेरा टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यहाँ देखिए, है ना, इसको मिटा दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये टाइम पीरियड हो गया। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम पीरियड, तब क्या कहता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगल डिस्क्राइब्ड इन वन रेवोल्यूशन बट ए टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई टी। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना चक्कर लगाएगा, इतना ना, 360 डिग्री ना, वन रेवोल्यूशन यानी टी पाई 2 पाई, और कितना होगा, तो 2 पाई बाई टी। आगे देखिए, आगे इसको और कन्वर्ट कर दीजिए, क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो सिंस एक्सेलरेशन बराबर क्या जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, अभी निकाले हम, है ना। तो या ओमेगा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा,
ए बराबर हम लोग जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अगर हम यहाँ से ओमेगा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बटे वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर, इसलिए ओमेगा बराबर तो अंडर रूट ए बटे वाई, है ना। तो देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कहता है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा किसमें, टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड बराबर क्या था, टाइम पीरियड बराबर हम लोग ओमेगा बराबर जानते हैं 2π/t। अगर टाइम पीरियड निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा 2π/ओमेगा। तो क्या आ जाएगा 2π/ओमेगा का मान कितना आया है, तो अंडर रूट ए बटे वाई। तो अंडर रूट ए बटे वाई, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टाइम पीरियड बराबर होगा 2π अंडर रूट वाई बटे ए, है ना। तो वाई यहाँ क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या था, एक्सेलरेशन। ये वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो हो जाएगा टी बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं टी बराबर 2π अंडर रूट वाई बटे ए। यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड, जहाँ वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो मेरे हिसाब से टाइम पीरियड क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल हम सिखाएंगे। पहले थ्योरी ख़त्म होने दीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे और आप जिससे कि आपको अच्छा स्कोरिंग उठ जाए एसबीटी बोर्ड में। आगे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हम लोग देखते हैं ना। कहता है व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट्स इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो निश्चित है कि रिस्टोरिंग फोर्स उस पर लगाएगा, चाहेगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या कि हार्मोनिक मोशन नहीं करे, है ना। तो आगे देखिए, एक मिनट, है ना, फोर्स which attempts to bring it in the equilibrium position, यानी रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा कि एकदम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी, इस फोर्स के वजह से बॉडी में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी, also as the body is in motion it has kinetic energy। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के वजह से क्या चाहेगा कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन ना करे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन क्या करेगा, बॉडी वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, है ना, ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी। द टू एनर्जीज कन्वर्ट इनटू ईच अदर बट देयर सम रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है दोनों एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहा है ना, और फिर जब स्थिर हो जा रहा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल में आ जा रहा, मतलब कि दोनों एनर्जी कन्वर्ट हो रहा, पोटेंशियल टू पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहता है लेट m बी द मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी एंड बाई इट्स डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि m मास है बाई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, t समय में। देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एसएचएम, ये तो पहले से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, बाई इक्वल टू a sin ओमेगा t। नेक्स्ट आगे देखिए, बस इसको समझना था, इसको समझ लिए। ए क्या है, जहाँ हम लोग जानते हैं ए मेरा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी, और v बराबर क्या जानते हैं, dy बाई डी टी। यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम से तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी का इक्वेशन जानते हैं ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए के जगह पे रेडियस ए ले लिया, है ना, आर ले लीजिए, है ना, आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यही लाए थे, क्या लाए थे, वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, या ओमेगा वी बराबर क्या लाए थे, वी इक्वल टू अंडर रूट आर ओमेगा इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो वही चीज़ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होता है कि कहीं कहीं रेडियस को आर ले लेते हैं, कभी कभी ए ले लेते हैं, तो ये आर ही मान लीजिएगा, ये आर ही है ना, ये रेडियस आर ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ना।
अब क्या है कि लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा, तो लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जब हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी लीनियर एक्सेलरेशन ये क्या है dv/dt, तो फिर से ये चूँकि v है फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, देखो dy/dt किसका, r ओमेगा cos ओमेगा t, तो क्या आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, कॉस का साइन आ जाएगा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई। सिंपल हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, तो फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट, फोर्स कितना लगेगा, तब फोर्स F बराबर एम ए से, तो मास m और एक्सेलरेशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। अब देखिए वर्क अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, चूँकि ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो वही कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो क्या हो जाएगा dw वर्क डन बराबर माइनस फोर्स dy है ना, तो माइनस यहाँ पे लगा दिए, अब माइनस पहले से है एम ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस माइनस प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई है ना। वर्क डन क्या है, वर्क डन जो है dw क्या है, ये जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वही ना वर्क डन है, तो वर्क डन हमारा, अब इसको कैलकुलेट कर दिया, थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दिया dw को इधर भी और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आफ्टर इंटीग्रेशन देखिए क्या आता है, इसको नया नेक्स्ट पेज में देखिए इसको है ना, जब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर, और बाई क्या था देखिए ध्यान दीजिए क्या था, बाई डी वाई का इंटीग्रेशन था, बाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इधर डी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा तो w आ जाएगा, तो w यानी वर्क डन बराबर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पुट कर देंगे लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई, यही है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का क्या गया डेरिवेशन, यही वर्क डन निकला, तो वर्क डन जो है वही चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में है ना। दिस वर्क डन ऑन द बॉडी अपीयर्स एज ए पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट, तो यू इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी निकला सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल का। चलिए आगे देखिए, कहता पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहता बाई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का मान भी वैसे वैसे बढ़ते जाता है। हम लोग ऐसे सिंपल में भी जानते हैं mgh डिफाइंड है, तो हाइट जितना बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो क्या बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट बाई एंड द बॉडी ए बाई इक्वल टू एज मैक्सिमम, तो रेडियस ये आर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक कहाँ पे होगा तो इस पॉइंट पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो बाई यहाँ से यहाँ ऑरिजिन था, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक होगा। यही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे तो मिनिमम होगा है ना। चलिए पोटेंशियल एनर्जी जहाँ अधिक होगा निश्चित है वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज SHM इज बाई डिस्प्लेसमेंट है, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो वेलोसिटी का इक्वेशन जानते हैं v इक्वल टू क्या ओमेगा आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइंड है हाफ एम बी स्क्वायर से, तो हाफ एम, अब v की जगह पर देखिए क्या आ गया, ये इतना पूरा लिख दिया इसका स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए की जगह पे आर कर लीजिए ना, रेडियस होता है ये ए भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले से हम लोग आर करते हैं तो यहाँ पे आर ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, का देखिए होल स्क्वायर है यहाँ पे है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो अभी ना बताया मैक्सिमम पोजीशन पे यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, वहीं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा तो इस पॉइंट पे है ना, काइनेटिक एनर्जी का मान मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट एंड इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाई इक्वल टू ए मैक्सिमम है ना, decreases with increase of displacement and is equilibrium position y equal to a is
बाई इक्वल टू ये मैक्सिमम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का मान मिनिमम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, तो ये टोटल एनर्जी देखिए यहाँ पे कैसे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। जोड़ दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, ये आर है, हम हर जगह सुधार रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल एनर्जी आ गया। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज फ्री फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट बाई इट रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। टोटल एनर्जी जो रहेगा वो सेम रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा, क्योंकि सब एनर्जी क्या है, कन्वर्सन है। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो टोटल तो चेंज कांस्टेंट ही रहेगा ना, कभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है काइनेटिक में, कभी काइनेटिक चेंज हो जा रहा है पोटेंशियल में। इन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अभी बताया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, या तो यहाँ ये एक्सट्रीम पे या इस एक्सट्रीम पे। द टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Thus, in SHM, the total energy of a particle is directly proportional to the square of the amplitude। देखिएगा एम्पलीट्यूड यही था ना मेरा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड बाई किसके बराबर, तो मैक्सिमम आर के बराबर, है ना। तो आर स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिएगा, है ना। तो क्या बोला, पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ए आर स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये है मेरा टोटल एनर्जी का सार या टोटल एनर्जी से संबंधित, है ना। आगे देखिए इसको अच्छे तरीके से, है ना। क्या बोला, Thus in SHM the total energy of a particle is directly proportional to the square of the amplitude। तो एम्पलीट्यूड कितना था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेडियस के बराबर, एंड टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के भी समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैंटिलीवर, है ना। क्या है कैंटिलीवर, तो बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान टॉपिक है, जो देख लीजिए, है ना। कैंटिलीवर का था, कैंटिलीवर इज ए हॉरिजेंटल बीम फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पर ये फिक्स किया जाता है कैंटिलीवर, है ना। और ये दूसरे एंड पे वजन रख करके मास वाले इसको फ्री मूव करने दिया जाता है अप डाउन, है ना। इस तरह से देखिए फ्री मूव कर रहा है अप डाउन। तो एंड लोड एट द अदर एंड एज शोन बिलो, द लोड ऑन द बीम टेंड्स टू डिस्प्लेस इट से थ्रू अ डिस्टेंस बाई। मान लिया कि बाई डिस्टेंस ये अप डाउन कर रहा, नीचे बाई और ऊपर भी बाई, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स विल बी ब्रिंग द बीम, तो जब इसको फ्री मूव करने देंगे तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगा क्या, कि हम इसको वापस उसी पोजीशन में ले आए, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा, कि हमेशा स्थिर पोजीशन में जैसे था, स्प्रिंग को ही हम इस तरह से छोड़ देता था, इस तरह से वाइब्रेट करता है, फिर एक समय आकर के उसके रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपना अस्थिर हो जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या चाहेगा कैंटिलीवर, कि अस्थिर हो जाए, है ना। तो फोर्स विल ब्रिंग द बीम टू मीन पोजीशन एंड द बीम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो कहते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी ना पढ़े हैं, ये 2 पाई, और यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर। तो इनर्शिया फैक्टर को मास एम से डिनोट करते हैं और स्प्रिंग फैक्टर को के से, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये था HVT बोर्ड से संबंध बिलोंग्स करने वाले स्टूडेंट के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और अब हम आगे इसका न्यूमेरिकल सिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो तक, है ना। और जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मनोबल मिले और भी आपका सिलेबस में आगे बढ़ाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।